Hello everyone. In today's 11th Commerce Economics lecture, we are currently in chapter number 3. Chapter number 4, Economy of Maharashtra. Let us check the ebook on page number 29. Today we are going to start with tourism. So Economy of Maharashtra में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली. इनिशियली हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, उसका क्या डेफिनेशन है. महाराष्ट्र के बारे में हमने कुछ नॉलेज लिया. महाराष्ट्र कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू और डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ये हमने देखा कि देयर आर 36 डिस्ट्रिक्ट और 6 रेवेन्यू डिवीजन बनाए गए हैं. 6 कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे महाराष्ट्र के बारे में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट महाराष्ट्र में कैसे हुआ है, उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर पार्ट ए ये हमने फिनिश किया. पार्ट बी में इंडस्ट्री, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं. और पार्ट सी सर्विस सेक्टर, उसके प्रॉब्लम्स और मेजर्स. देन वी मूव टू कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर. उसमें हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर सब डिवाइड हुआ था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, which is again further divided into energy, transport and communication for economic structure infrastructure, और social infrastructure is divided into health and education. उसके बारे में हमने रीड किया. And then we came down to page number 29 for tourism. Tourism in Maharashtra, मतलब जो यात्राएं करते हैं उससे महाराष्ट्र को क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसे हो रहा है. महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड अब्रॉड टू, मतलब फॉरेन कंट्री से और डिफरेंट स्टेट से महाराष्ट्र में लोग घूमने फिरने आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं. टू प्रमोट द स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016. तो ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर आप महाराष्ट्र में आकर के घूम फिर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट है, कैसे टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई, महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016. उसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक महाराष्ट्र लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025. मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एज ए टूरिस्ट महाराष्ट्र में आए, ये एक टारगेट डिसाइड किया गया था 2025 तक. गेटिंग इट. नंबर 2, to attract investment to the tune of 30,000 करोड़. मतलब महाराष्ट्र चाहता है कि इस टूरिज्म के थ्रू, किसके थ्रू, टूरिज्म के थ्रू 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें मिले. और नंबर 3, टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब इन दी इंडस्ट्री. ये जो पर्टिकुलर टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें कम से कम 1 मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है, लाख, मतलब 10 लाख की बात करें. 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख जॉब क्रिएट करने की बात की जा रही है. ठीक है. महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन दिस स्टेट. तो यहाँ पर ये मेन एजेंसी हो जाती है जो टूरिज्म के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है. ठीक है. MTDC ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट इवेंट्स सच एज एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल एटसेट्रा. तो ये डिफरेंट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, उनको इनवाइट किया जाता है और धीरे धीरे ये माउथ स्प्रेड होता है. ठीक है. MTDC हैज आल्सो लॉन्च द स्कीम ऑफ महाब्राह्मण टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल महाभ्रमण to bring different experimental projects such as agro-tourism, village tourism, food tourism, safaris, tribal lifestyles, etc. under one roof. तो इन्होंने एक ऐसा स्कीम बना दिया गया है ताकि आप एज अ टूरिस्ट अगर विजिट करने आते हो तो आपको एक साथ ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी. जैसे एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म क्या हो जाता है, आप आकर के देखते हैं वहां पर
फार्मिंग कैसे होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप महाबलेश्वर साइड जाएंगे तो आपको वहां पर स्ट्रॉबेरी के फार्म्स दिखाई देंगे, और आप पर्सनली जाकर के वहां पे स्ट्रॉबेरी पिकअप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये एक एग्रो टूरिज्म हो जाता है कि पर्सनली जाकर के स्ट्रॉबेरी कैसे उगाया जाता है तो लोगों को पता चलता है, और वहां से लोग स्ट्रॉबेरी फिर परचेस करते हैं एट अ वेरी नॉमिनल रेट, ठीक है, क्योंकि वहीं पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर एग्रो टूरिज्म फैला रहे हैं। विलेज टूरिज्म मतलब जो सिटी एरिया के लोग हैं, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको कई बार विलेज से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली को विलेज से फिर से कनेक्ट कर पाए, विलेज की लाइफस्टाइल कैसी होती है वो दिखाने के लिए विलेज टूरिज्म प्रमोट किया जाता है। उसके बाद है फूड टूरिज्म, मतलब एट अ प्लेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है महाराष्ट्र में कौन कौन से खाए जाते हैं, एक जगह पर वो जो हमारे सैलानी हैं या टूरिस्ट हैं उनके लिए बताया जाता है। फिर सफारीज है, घूमने फिरने की जो जगह है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ट्राइबल लाइफस्टाइल कैसी होती है, तो उसको क्या कर दिया गया, एक रूफ के अंदर, एक स्कीम के अंदर, कि आप एक स्कीम में पैसा लगाइए, जो भी पैकेज होगा, फॉर एग्जांपल 50,000 या 1 लाख रुपीस का पैकेज आपकी पूरी फैमिली के लिए, कंटेनिंग 2 अडल्ट 2 किड, ऐसा जो भी उनका स्कीम होगा, वो आ सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 10 डेज 15 डेज, वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र क्या कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और उसमें ये सारी चीजें उनको अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटैलिटी? तो क्या मीनिंग होता है हॉस्पिटैलिटी का? हॉस्पिटैलिटी इज अ मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन अदर इंडस्ट्री। हम देखने जाए तो बाकी सब इंडस्ट्री से जो एक ब्रॉडर इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो है हॉस्पिटैलिटी। इट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड्स इन महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म। टूरिज्म के फ्लरिश होने की वजह से ये इसने बहुत ग्रो किया है। One of the most defining aspect of this industry is that it focuses on customer satisfaction. इसका जो मेन फोकस है वो है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कस्टमर, जो टूरिस्ट सैलानी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, वो सेटिस्फाई होके जाने चाहिए। मैं एक बार महाबलेश्वर के टूरिज्म पे गया था, और वहाँ के लोग मुझे इतने अच्छे लगे। हर एक पर्सन आपकी हेल्प करता है, और किसी भी तरीके की कोई चीटिंग आपको वहां पर दिखाई नहीं देती है, कि कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर लिए, ठीक है ना। और सब जगह पर प्राइस फिक्स्ड है, आपको कहीं पर ज्यादा बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आपके साथ में कुछ चीटिंग हुई है, आपको कुछ अमाउंट के बजाय ज्यादा अमाउंट आपसे ले लिया गया है, ऐसा कहीं पर आपको नहीं महसूस होगा, आपको कहीं पर डेंजर महसूस नहीं होगा। तो ऐसा जो हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से आप वो दूसरों को भी रिकमेंड करते हो, है कि नहीं। होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का जो मेन सेक्टर है वो क्या है, होटल इंडस्ट्री। Many forms of transportation that cater to the tourist are also part of this business. For example, airline, Mumbai, Goa, cruise ship, then fancier trains, जैसे Deccan Odyssey है. Then we have restaurant, then journal, tourism and event management are also a part of this sector. तो ultimately hospitality होता क्या है? हॉस्पिटैलिटी होता है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ रहा है एज अ टूरिस्ट, या एज अ जो घूमने फिरने आ रहा है, सैलानी जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सेवा करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा, ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना जिससे वो सेटिस्फाई हो, जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आए थे वो उनको मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो ये ज्यादातर कहां पर होता है, होटल इंडस्ट्री में। और जो ट्रैवलिंग होता है, बस वगैरह, है कि नहीं, जो बस से ट्रैवलिंग है या जो भी ट्रैवलिंग का मोड है, उसके अंदर उनको मोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो एक तरह का आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनको आप प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है हॉस्पिटैलिटी। क्या बोला जाता है, हॉस्पिटैलिटी। तो जो टूरिस्ट है उनका सत्कार करना ही, आवाभगत उनका करना, सत्कार करना, यही क्या है, हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्म कहीं बनती है तो वो कहां बनती है, इंडिया में। महाराष्ट्र हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस, और मुंबई
जो सिटी है, वहां का जो बॉलीवुड है, वो इसके लिए बहुत फेमस है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ द महाराष्ट्र जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इसकी वजह से कई लोगों को क्या मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोल्हापुर हैज बीन अ वर्थ मेंशनिंग सिटी फॉर रीजनल फिल्म्स। तो कोल्हापुर जब वहां पर आप जाते हैं तो वहां की जो लोकल फिल्म्स है उसके लिए वो बहुत जाना जाता है। देन मुंबई इज पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड, हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड वाइड बॉलीवुड अपनी फिल्मों के लिए बहुत प्रचलित है कि नहीं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बहुत ग्रो किया है। देखो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज में देखा, वहां पर भी वो फिल्म सिटी बनाने जा रही है ताकि वहां पर भी एंटरटेनमेंट को ग्रो किया जा सके। तो यहाँ पर जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक ऐसा जगह बताया गया है जहां पर रीजनल फिल्म्स बहुत चलती हैं, और दूसरा मुंबई जिसकी फिल्म्स वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ की फिल्म्स को एक नया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड मिलता है। ठीक है। डी पार्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। क्या देख रहे हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, सहकार्य, एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये मूवमेंट मतलब क्रांति है। मूवमेंट मतलब क्या होता है, क्रांति। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है, तो मिल करके जो काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पूरे देश को ये कोऑपरेटिव मूवमेंट दिया, ये बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट? Cooperative movement is an effective instrument in the economic development of the rural areas and improving socio-economic conditions of the underprivileged in the farmer. Underprivileged in the farmer मतलब privileged in the महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन में सुधार लाता है रूरल एरियाज में। ठीक है। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड विलेजेस हैं महाराष्ट्र में, मतलब जिनको अभी तक अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली, जो बहुत पुअर कंडीशन में है, वहां पे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से वो धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आया और एक सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस वहां पे क्रिएट हुआ। द बेसिक नेचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू एनकरेज अ वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्विटी एंड सॉलिडिटी। तो यहां पर कोऑपरेटिव मूवमेंट है क्या, देखो कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, जनरली जो गरीब तबके के लोग होते हैं, सो कोऑपरेटिव मूवमेंट का एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं कि ये काम कैसा करता है, ये क्रांति आने की वजह से क्या बेनिफिट हो गया। तो सपोज कि जो हमारा चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो फार्मर्स होते हैं उनका जो भी आउटपुट है, आउटपुट मतलब प्रोड्यूस, उन्होंने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, किसने प्रोड्यूस किया, फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया। ठीक है। अच्छा, ये फार्मर्स से तो जो गुड्स है वो कौन परचेस करता है, देर आर सम एजेंट्स। ये एजेंट्स उनको कहा मिलते हैं, वो उनको मिलते हैं एपीएमसी मार्केट में। ठीक है ना। तो ये जो एजेंट है वो उनसे गुड्स परचेस करते हैं लो प्राइस पे। इसके बाद यहां से जो मेन सेलर्स हैं, है ना, या जिसको हम बोल सकते हैं मर्चेंट्स, मर्चेंट्स और यू कैन से सेलर्स, उनके पास ये गुड्स पहुंचता है। ठीक है। तो इनके पास जब ये गुड्स पहुंच रहा है तो यहां से फिर से ये क्या करते हैं, गुड्स सेंड करते हैं रिटेलर के पास।
रिटेलर के पास से गुड्स बाद में पहुंचता है फाइनल कंज्यूमर के पास। तो ये क्या हो गया, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एजेंट का नाम लिया, बट ऐसे क्या होते हैं बीच में बहुत सारे स्टेजेस पे अलग अलग एजेंट्स मिलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ऐड होते 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 जो प्रोडक्ट सपोज यहाँ से चला था 2 रुपीज में, ये यहाँ तक आते आते फाइनल कस्टमर तक 20 रुपीज का हो जाता है। तो यहाँ पर जो गरीब जनता है उन्होंने क्या सोचा कि ये सब जो बिचौलिए हैं इनकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हमारे जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं जो सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम मिलकर के एक कोऑपरेटिव स्टोर बनाए। क्या बनाए, कोऑपरेटिव स्टोर। तो ये एक ऐसा स्टोर बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया कोऑपरेटिव स्टोर या सहकारी भंडार। क्या नाम रखा, सहकारी भंडार। कभी आपने देखा होगा जैसे अपना बाजार का नाम आपने कभी सुना होगा या सहकारी भंडार कहीं पर लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये कोऑपरेटिव क्या होता है, गरीब तबके के लोग 10 से 12, मिनिमम 10 होते हैं, और फिर आपको उसमें इंक्रीज करना है तो यू कैन गो अबाउट अराउंड 50 या 200 तक आप जा सकते हैं। ऐसे लोग मेंबर बन करके एक स्टोर ओपन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा चेन जो है वो फॉलो ना करके हम या तो ये जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्टली परचेस करते हैं, या हम ये जो एजेंट्स है उनसे डायरेक्टली परचेस कर लेते हैं। तो ये बीच का जो कमीशन होता है ना वो निकल जाता है, तो हमारे जो मेंबर हैं या सोसाइटी के जो लोग हैं उनको कम प्राइस में ये प्रोडक्ट मिले, ठीक है ना। ये मेन उद्देश्य होता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का। तो ये कोऑपरेटिव ऐसे मूवमेंट बना, समझ में आया। तो ये हमने स्टोर की बात देखी, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव एग्जांपल है। जो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है ना, ये फार्मर्स का क्या होता है, ये फार्मर्स भी क्या होता है अकेले बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बाद में उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं मिलता है, इसकी वजह से उनको बहुत कम प्राइस मिलता है। तो फार्मर्स भी बोलते हैं एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिल करके एक कोऑपरेटिव वेयर हाउस ले लेते हैं, है ना। 15-20 फार्मर, 50 फार्मर मिल करके क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो अपनी जमीन को मिला देते हैं, वेयर हाउस नया बनाते हैं, है ना। आप सपोज एक एग्जांपल में अगर यहाँ पर लूं कि ये जो लैंड एरिया है, ठीक है, ये जो लैंड एरिया है और इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ये अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है लाइक दिस, तो हर एक के हिस्से में बहुत कम जमीन आती है, आया ना। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर जो फार्मर्स हैं इसमें फार्मर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल, है ना। इतने फार्मर, सपोज ये टोटल कितने फार्मर्स हैं, यहाँ पर 12 फार्मर्स हैं। हाउ मेनी फार्मर्स वी हैव, 12। अभी 12 फार्मर्स का क्या होता है, अगर सपोज ये लोग अकेले खेती करें तो ये जो ए है, ए को क्या क्या करना पड़ रहा है, ए को सिंचाई के लिए अलग से ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है, वहां पर फिर उसको जो प्लॉइंग करना पड़ता है, जो खुदा ये होती है, खुदाई होती है ना, जिसको बोलते हैं खेत जोतना, खेत जोतने का काम होता है, तो उसके लिए ट्रैक्टर अलग बुलाओ, सिंचाई के लिए पाइप अलग से लगाना है, बीज अलग से परचेस करना है, मजदूर अलग से लगाना है, वो भी बहुत छोटा एरिया है तो ये मुश्किल हो जाती है। और इसका अगर कॉस्ट 2000 रुपीज आता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप एक ट्रैक्टर भी रेंट पे लेते हैं, है ना, ट्रैक्टर वहां पर जो आपको प्लॉगिंग का काम करना है, तो वो 400 रुपीज पर आर के हिसाब से काम करता है, 400 रुपीज पर आर। अगर उसने वहां पर 2 डेज काम किया, है ना, 2 डेज काम किया और डेली उसने 4 आवर्स काम किया, 2 डेज 4 आवर्स, तो टोटल कितना हो गया, 8 आवर्स। और 8 आवर्स का पैसा कितना बनेगा, इंटू 400, तो यहाँ पर 3200 रुपीज किसको देना पड़ेगा, उस ट्रैक्टर वाले को देना पड़ेगा। कौन देगा, ए देगा।
और ऐसा ही बी भी करवाएगा, सी भी करवाएगा, और सब लोग उसको 3,200 देंगे। तो यहाँ पर ये क्या करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, मतलब सब अगर हाथ मिला लें तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो अपने लैंड एरिया को क्या कर देंगे, ये पूरा जो उनका बाउंड्रीज था वो बाउंड्रीज हटा देंगे, ठीक है ना। ये बोलेंगे ये जो बाउंड्रीज है ये बाउंड्रीज हमको नहीं चाहिए, हम ये किसी पेपर पे लिख देंगे अपना अपना लैंड एरिया, और हम ये फार्मिंग को क्या कर देंगे, सिंगल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिंगल। तो उन्होंने बाउंड्रीज हटा दी। अब जो ट्रैक्टर मंगाएंगे सबको अलग अलग पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रैक्टर मंगा करके एक बार में, भले वहां पर नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन पैसा बचेगा, है कि नहीं। जहां पर हर एक व्यक्ति को 3,200 देना पड़ रहा था, अभी एक ही बार ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, एक साथ सबके खेत में काम हो जाएगा, एक साथ सबके खेत में सिंचाई हो जाएगी, बीज एक साथ परचेस किए जाएंगे, और ये जो लॉट में गुड्स प्रोड्यूस होगा बाद में हम इसको मंडी में बेच के पैसे बांट लेंगे। तो ये जो काम होता है इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव स्टोर, ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव के स्कीम महाराष्ट्र में चलने लगे, है ना। तो यही बात हम लोग यहां पर देख रहे हैं। सो कोऑपरेटिव मूवमेंट हमने देखा कि क्या होता है कोऑपरेटिव वर्किंग। तो इससे बेनिफिट क्या है, द बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू एंकरेज, क्या एंकरेज कर रहा है, वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प, हम एक दूसरे की मदद करें, खुद अपनी मदद करें, डेमोक्रेसी। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये जो कोऑपरेटिव जो भी हमने देखा ना, वहां पर लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, ना कि कोई एक पर्सन डिसीजन लेता है ना। वहां पर जो चेयरमैन बनाया जाता है, जो सेक्रेटरी बनाया जाता है, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, वोट करके उनको बनाया जाता है। इक्वालिटी एंड सॉलिडिटरी, लोगों का एक स्वाभिमान भी हो और सब में इक्वालिटी भी हो, ऐसा यहां पर एंकरेज किया जाता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र वॉज कन्फाइंड मेनली टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा ये एग्रीकल्चर में बहुत काम आया, एग्रीकल्चर क्रेडिट, बट सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू द अदर सेक्टर सच एज, और बाद में एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव्स, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी, तो ऐसे अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने लगे और सबको बेनिफिट मिलने लगा। टेक्सटाइल का नाम है, हाउसिंग सोसाइटी है, कंज्यूमर स्टोर है। तो इस केस में सारी जगह पर कोऑपरेटिव मूवमेंट डेवलप हो गया, बराबर है। As on 31st March 2017, there were about 1.95 lakh cooperative societies in the state with about 5.25 lakh members. आज की तारीख में लगभग 2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लगभग मैं बता रहा हूं यहाँ पर, है कि नहीं। आप देखो हमारे यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह भी डेवलप होती हैं, उनकी क्या बन जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सब लोग मिल करके जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो वाटर बिल है, सब मिल करके पे करते हैं और मेंटेन करते हैं पूरी सोसाइटी को। तो ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड विथ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये पर्टिकुलर चैप्टर में जहां भी हमने इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड पॉइंट्स देखे, वहां पर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट डेटा तो याद रहने चाहिए ही। जैसे यहाँ पर देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बताया उन्होंने, तो 31 मार्च 2017 के सर्वे के हिसाब से 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज बताया। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट 2 लाख भी बोले तो वहां पर आपको वर्ड लगाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो भी चलेगा। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बाय करना है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अप्रोक्सीमेट फिगर आपको याद होना चाहिए। गेटिंग इट। तो यहाँ पर जहां कहीं पे भी हमने गवर्नमेंट के मेजर्स देखे, या जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ है और कोई डेटा अवेलेबल है हमको कंपैरिजन का, तो सारे डेटा हमको अप्रोक्सीमेट फिगर हमें बाय हार्ट होने चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें, बाय हार्ट करते समय सारे क्वेश्चंस को 4 to 5 टाइम्स आप लिखें, ठीक है। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।